प्यारे बच्चों, कल हम लोगों ने पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नव पाषाण काल से संबंधित सारी जानकारी प्राप्त की। उसमें हमने क्रमशः ये देखा कि कब पूरा पाषाण काल के समय में मानव आखेटक के रूप में था, फिर मध्य पाषाण काल आते आते वो संग्राहक के रूप में दिखा, फिर नव पाषाण काल आते आते वो उत्पादक के रूप में भी दिखा। और कल हम लोगों ने चर्चा भी की थी कि ये मानव कहाँ पे रह सकता है, एक संभावना कहाँ पे व्यक्त होती थी। तो आप लोगों ने भी बताया था कि जहाँ पे पानी की उपलब्धता आसानी से होगी, साथ ही साथ पाषाण काल से संबंधित बातें हैं, तो पाषाण काल में पत्थर का होना इंपॉर्टेंट है। तो जहाँ पत्थर की उपलब्धता और पानी की उपलब्धता आसानी से थी, ये लोग वहां पे बसे होंगे। तो आज हम मानचित्र के माध्यम से भी उन स्थलों को देखेंगे और साथ ही साथ ये भी देखेंगे कि किन स्थलों से कौन सी जानकारी जुड़ी हुई है, तब जाकर के हमारा ये चैप्टर कंप्लीट होगा। तो सबसे पहले आप मैप को देख लें एक बार, और मैप को देखने के बाद आप इन चिन्हों को देख लें। चिन्हों से आपको पता चलेगा कि किन चिन्हों का प्रयोग किस प्रकार के स्थलों के लिए किया गया है। तो जैसे यहाँ पे ट्रायंगल का शेप बनाया गया है पूरा पाषाणिक पुरास्थल के लिए, स्क्वायर का शेप बनाया गया है नव पाषाणिक पुरास्थल के लिए, और सर्कल का जो बना है शेप वो है महापाषाणिक पुरास्थल के लिए। और ये आरंभिक गांव बर्फी के रूप में आपको दिखाई दे रहे हैं। तो मानचित्र में इन सब चीजों को आप देखिए। आप देख पा रहे हैं कि यहाँ कश्मीर के आसपास मैंने बुरजहोम लिखा हुआ है, पाकिस्तान के एक क्षेत्र में मैंने मेहरगढ़ लिखा हुआ है। इसी तरीके से उत्तर प्रदेश और बाकी जगहों से लगायत चीजें जो चिरांद, कोल्डिहवा, महदहा, भीमबेटका, इमामगांव, हुंसगी, कुरनूल गुफाएं, ब्रह्मगिरी, पय्यमपल्ली आदि, चन्नरूर और हल्लर, ये जितने भी जगह हैं, और इधर भी एक जगह हमको दिखाई दे रहा है दाओजली हेडिंग। तो इन सब जगहों पे क्या क्या होते थे और कौन से जगह किन चीजों के लिए जाने गए का मतलब यह है कि पुरातत्ववेत्ता जब वहां पे खोज कर रहे थे तो उनको वहां से किस किस प्रकार के साक्ष्य मिले, जिसके आधार पे उन स्थलों को काल के आधार पे भी जोड़ा गया और साथ साथ उन समय के जो कार्य थे उसके आधार पे भी जोड़ा गया। तो सबसे पहले इसमें हम समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे कि जो आखेटक के रूप में जाने जाते थे वो बाद में जैसे ही संग्राहक के रूप में शिफ्ट हुए तो उनका संग्रहण करने के लिए उन्होंने कौन कौन सी जगहों पे संग्रहण के साक्ष्य मिले हैं कि कहां कहां वो संग्रहण करके चीजों को रखते थे। ठीक है, तो हम इसमें देखेंगे कि ये जो पूरा पाषाणिक स्थल में ये जो भीमबेटका है, सबसे पहला ये स्थल हमको भीमबेटका प्राप्त होता है कि जब आखेटकों ने संग्राहक के रूप में तब्दील हुए वो, तो संग्रहण के लिए सबसे पहले उन्होंने भीमबेटका स्थल को चुना। यहाँ पर भी वो साक्ष्य मिले हैं जहां पर ये आप देख सकते हैं कि उन्होंने संग्रहण करके चीजें रखी। ये दूसरा स्थल हमको प्राप्त होता है हुसगी से, जहां पर भी उन्होंने उनके संग्राहक होने के प्रमाण मिले हैं। और साथ ही साथ कुरनूल की गुफाएं, ये जो कुरनूल की गुफाएं हैं इनमें भी आपको संग्राहक के रूप में उस समय की मानव दिखाई देते हैं। उस समय के मानवों ने इन तीन जगहों को स्पेशली यहाँ पे ऐसे साक्ष्य मिले हैं। इन तीन जगहों का मतलब और भी जगह रहे होंगे, इन तीन जगहों पे साक्ष्य मिले हैं जिनसे ये प्रूफ होता है कि भीमबेटका, हुसगी और कुरनूल गुफाओं में हमें उनके संग्राहक होने के प्रमाण मिले हैं। अब हम दूसरे स्तर पे ये देखने की कोशिश करेंगे कि ये जब नवपाषाण काल में शिफ्ट होते हैं यही मानव, तो ये जब उत्पादक के रूप में दिखाई दिए थे तो उस समय सामान्य तौर पे इन्होंने कृषि कार्य मतलब खेती से संबंधित कार्य करना शुरू किया था। साथ ही साथ आप लोगों को याद होगा अगर, तो ये पशुपालन में भी, क्योंकि बहुत सारे ऐसे जीव जंतु अब इनको मिलने लगे थे जो हिंसक नहीं थे, और उन्होंने सबसे पहले तो कुत्ते को पालतू बनाया था, उसके बाद अन्य जानवरों को जो दूध से संबंधित जानवर थे तो उनको भी अपने पास ये रखना शुरू कर दिए। तो बाद में ये पशुपालक और कृषक दोनों रूप में दिखाई देते हैं। तो हम इस मानचित्र में देख करके ये समझेंगे कि वो लोग कहाँ के थे या कहाँ से ऐसे साक्ष्य प्राप्त हुए हैं जहां पे उनके कृषक होने के और पशुपालक होने के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। तो सबसे पहले हम जिस जगह को देखते हैं वो है जगह मेहरगढ़। तो ये मेहरगढ़ ये वो जगह है जहां से वहां के लोगों को, यहाँ से वो साक्ष्य प्राप्त हुए हैं जहां जो ये बताते हैं कि वहां के लोग पशुपालक और कृषक के रूप में दिखाई दिए थे। जब आप सिंधु सभ्यता पढ़ेंगे तो ये इन जगहों के नाम उसमें भी आपको दिखाई दे सकते हैं जहां से कृषि के साक्ष्य मिले।
तो हम आगे के अध्याय में उन सब चीजों पर चर्चा करेंगे। अभी हम पाषाण काल से संबंधित बात कर रहे हैं कि मेहरगढ़ में हमें कृषक होने के और पशुपालक होने के साक्ष्य मिले हैं। दूसरा स्थल है बुर्जहोंग। इस स्थल से भी हमें उनके कृषक और पशुपालक होने के साक्ष्य मिले हैं। तीसरे स्थल को देखें तो चिरांद। ये चिरांद जो ये जगह है, इस जगह पे भी उनके कृषक और पशुपालक होने के साक्ष्य मिले हैं। अगला जगह है मेहदहा। ये आपके उत्तर प्रदेश में ही है, प्रतापगढ़ जिले में पड़ता है मेहदहा। यहाँ से भी उन कृषक और पशुपालक होने के साक्ष्य मिले हैं। अगला जगह है कोल्डीहवा, ठीक उसी के बगल में ही आप मानचित्र में देख पा रहे हैं कोल्डीहवा है। अगला जगह है ये दाऊजली हेडिंग। यहां से भी इनके कृषक और पशुपालक होने के साक्ष्य मिले हैं। इस तरह से अब हम दक्षिण भारत की तरफ चलेंगे। हल्लर एक जगह है, हल्लर, यहाँ पर भी हमको उनके कृषक और पशुपालक होने के साक्ष्य मिले हैं। ये जगह जानने के लिहाज से आपको बहुत इंपॉर्टेंट है कि कभी परीक्षाओं में यदि इस तरीके के प्रश्न आते हैं कि किन जगहों से संग्राहक के रूप में उनके साक्ष्य मिले हैं, किस जगह से कृषक या पशुपालक के रूप में साक्ष्य मिले हैं, तो इन जगहों के नाम आपको यदि याद रहेंगे तो आप उन प्रश्नों को आसानी से हल कर पाएंगे। और एक लास्ट जगह मैं बताऊं आपको, पय्यमपल्ली। इस जगह से भी साक्ष्य मिले हैं उनके कृषक और पशुपालक होने के। तो इस प्रकार जब हम मानचित्र के आधार पर उन पुरास्थलों को देख पाते हैं कि भारत के अंदर लगभग इतने, और ये मेहरगढ़ तो आज के पाकिस्तान में है ये, तो इन जगहों से हमें पुरापाषाण काल, मध्यपाषाण काल और नवपाषाण काल के साक्ष्य मिले हैं। मूल रूप से संग्रहण के उनके साक्ष्य मिले हैं और साथ ही साथ कृषक और पशुपालन के भी हमें साक्ष्य मिले हैं। तो आज हमने इस चैप्टर को, ये बहुत छोटा सा पार्ट बचा था उस चैप्टर का, आज हमने इसको समाप्त किया। अब हम अगली कक्षा में सिंधु सभ्यता और उससे संबंधित बातें करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।